दोनों की फ्रेम वाले बटन को पकड़ूंगा, इसको थोड़ा सा आगे ऐसे कर दूंगा, इतना आगे कर दूंगा कि मतलब इनके और इनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस रहे। तो मैंने वही चीज़ की जो मैंने पहले बोला था, कोई नहीं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में मुझे इस चीज़ को थोड़ा सा लेट में अपीयर करना है। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर कर दी वैसे कि ये चीज़ जो पहले अपीयर हो रही थी, अब दूसरे वाले में यही चीज़ थोड़ी सी बाद में अपीयर होगी। तो बस यही चीज़ हम इसके ऊपर भी कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर की चीज़ है, इससे क्या होगा कि मतलब इस बॉक्स वाले एरिया के अंदर जो भी चीज़ रहेगी, कैमरा उसको ऐसा मेन सब्जेक्ट समझेगा, मतलब जिस पे मेन फोकस जाएगा, और बाकी इसके बाहर की जितनी भी चीज़ें वो ऐसा ब्लर होकर दिखेंगी। तो बेसिकली फोकल प्लेन से बस यही होता है। और फिर उसके बाद हम लोग अपने रेंडर 3D पर आ जाते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पर रेंडर टाइप में आकर कि नहीं, तो इसलिए मैं इसकी स्पेलिंग को यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो बहुत लोगों को क्या लगा होगा कि मैंने इसकी वैल्यू को ऐसा इंक्रीज कर दिया होगा और ऐसे मैंने चीज़ों को की फ्रेम करके दिखाया होगा। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं इस फीचर का यूज़ इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं करता क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर चीज़ें थोड़ी स्ट्रेच आउट हो गई हैं, तो इसलिए मैं इसका यहाँ पे यूज़ नहीं करता, क्योंकि कभी कभी आपकी डिटेल्स ऐसे बहुत अच्छे से इसमें नहीं दिख पाती YAW का यूज़ करते समय। तो मैं आपको इसका एक अच्छा अल्टरनेटिव बताता हूँ। तो चीज़ों को हम लोग ऐसा निकाल के दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर दो चीज़ कर सकते हैं। एक क्या है कि हम लोग अपनी मास्क को ऐसा बाहर निकाल सकते हैं, नहीं तो हमारी जो पीछे की जितनी चीज़ है, इसी चीज़ को हम लोग ऐसा पीछे खींच देंगे, तो ऐसे समझ में आ जाएगा कि मतलब ये चीज़ ऐसा बाहर निकल रही है। तो मैं अपना ये लास्ट वाला एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस बड़े स्क्रीनशॉट के DV पे आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसकी Z एक्सिस पे वर्क करूंगा, तो Z पाइवट की वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूँ ऐसे, तो ये चीज़ ऐसा बाहर निकलती हुई दिखेगी। हेलो गाइस, कैसे हम सभी लोग। मैं स्वागत करता हूँ सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपनी स्क्रीन को एनिमेट कर सकते हैं। और अगर मैं इसे थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बोलूँ तो हम लोग आज सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपनी स्क्रीन को 3D एनिमेट कर सकते हैं। ये वीडियो मास्टर क्लास वाली सीरीज की पार्ट है। तो यहाँ पर हम लोग ढेर सारे एग्जाम्पल्स को कवर करने वाले हैं, और यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स रहेंगे उनके लेवल बिगिनर टू एडवांस वाले रहेंगे। इसका मतलब कि हम लोग स्टार्टिंग में थोड़े इजी एग्जांपल्स को कवर करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर एडवांस चीज़ों को भी कवर करेंगे। और मैंने इस वीडियो के अंदर 5 एग्जांपल्स लिए हैं। हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि कैसे हम लोग अपनी यूट्यूब की स्क्रीन को एनिमेट कर सकते हैं, जो हमारी होम स्क्रीन होती है। ऐसा ही हम लोग अपने यूट्यूब चैनल वाले स्क्रीन को कैसे एनिमेट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर की बात करें तो हम लोग उसकी स्क्रीन को भी कैसे एनिमेट कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं इस वीडियो के अंदर। तो बहुत कुछ है आज इस वीडियो में कवर करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं अपनी PC स्क्रीन के अंदर आ चुका हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पर अपना वेब ब्राउज़र खोल रखा है। तो इंट्रो वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हम लोग अपने YouTube चैनल वाली स्क्रीन को भी एनिमेट करने वाले हैं। तो वहाँ पर जिस चीज़ का मैंने रेफरेंस दिया था, तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट करके देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, या आपको मतलब ऐसे सर्च में अपना यूट्यूब चैनल का नाम लिख लेना है और फिर उसे ऐसे यहाँ पे खोल के रखना है। आप अपने मैग्नीफिकेशन बार से चीज़ों को ऐसा बड़ा छोटा करके भी देख सकते हैं कि आपको कितनी चीज़ों को यहाँ पे डिस्प्ले करना है। फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं अपने टास्क बार को हाइड कर लेता हूँ, और फिर मेरे हिसाब से इस स्क्रीन के अंदर जितनी डिटेल्स अभी मुझे दिख पा रही हैं, मुझे ये सारी डिटेल्स यूजफुल लग रही हैं। मतलब यहाँ पे जितनी चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं, इनसे मेरा काम हो जाएगा। तो चलिए अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर इन सारी चीज़ों का एक स्क्रीनशॉट ऐसे ले लूँगा, और यहाँ पर मेरी स्क्रीनशॉट आ चुकी है। और अब मैं यहाँ पर डाविंसी रिजॉल्व के अंदर चला जाता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी डाविंसी रिजॉल्व के अंदर आ चुका हूँ, और अब हम लोग यहाँ पर उस स्क्रीनशॉट को इंपोर्ट कर लेते हैं जहाँ पर हम लोग ने अपने चैनल की स्क्रीनशॉट ली थी। तो Ctrl+I प्रेस करेंगे और इस स्क्रीनशॉट को ओपन कर लेंगे, टाइमलाइन में इसे ले आएंगे, और यहाँ पर हम लोग थोड़ी प्लानिंग करेंगे पहले। तो मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि हम लोग यहाँ पर किन किन चीज़ों को एनिमेट करना चाहते हैं। तो हम लोग जिन जिन चीज़ों को एनिमेट करेंगे, हम लोग उन चीज़ों को इंक्लूड भी करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने सर्च वाले एरिया को एनिमेट करूँगा 1, फिर यहाँ पर मैं अपने चैनल बैनर को एनिमेट करूँगा 2, और यहाँ पर मैं इस वाले पार्ट को एनिमेट करूँगा 3, और फिर यहाँ पर मैं इन दोनों चीज़ों को हटा देता हूँ। ओके, तो ऊपर हमारी 3 चीज़ें सेलेक्ट हो गई, और फिर यहाँ पर मैं इन चारों चीज़ों को भी एनिमेट करूँगा। मैं यहाँ पर पॉपअप वाली एनिमेशन दिखाऊँगा, मतलब कि पहले ये चीज़ ऊपर आई, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसा कुछ। तो क्या क्या चीज़ हम लोग ने यहाँ पर सेलेक्ट की, 1 2 3 4 5 6 7, हम लोग यहाँ पर 7 चीज़ों को एनिमेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर एक एक करके चीज़ों की कटआउट बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इस क्लिप पे आकर इसे पहले ऊपर ले आता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग कटआउट बनाने से पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग एक बैकग्राउंड को लगा लेंगे जो कि हमारे स्क्रीन के कलर से मैच करता हो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर इफेक्ट्स में आएंगे, और जनरेटर्स में आकर हम लोग यहाँ पर सॉलिड कलर को इंपोर्ट कर लेंगे अपनी टाइमलाइन के अंदर, और फिर हम लोग इस क्लिप को इसके ऊपर ले आते हैं। ओके,
तो सॉलिड कलर के इंस्पेक्टर पेज पे आके हम लोग कलर को सिलेक्ट कर लेंगे, पिक स्क्रीन कलर पे क्लिक करेंगे तो ऐसे हमें थोड़ी और एक्यूरेसी मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर इस कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। और अब हम लोग यहाँ पर चीज़ों की कटआउट बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर चीज़ों को कट करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्रॉपिंग वाले एरिया पे आ जाएंगे और यहाँ पर हम लोग अपने सर्च वाले एरिया को क्रॉप कर लेते हैं। तो क्रॉप बॉटम की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे पहले, ऐसे कर लेते हैं। और अब मैं लेफ़्ट और राइट की वैल्यूज़ को कम ज़्यादा कर लेता हूँ। तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से नहीं दिख पा रही होंगी, तो इसके लिए मैं यहाँ पर अपने एडिट पेज में आ जाता हूँ और यहाँ पर चीज़ों को ऐसे बड़ा कर लेता हूँ। अब चीज़ें आपको अच्छे से दिख पा रही होंगी। एक्चुअली मुझे कट पेज में काम करने का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं चीज़ों को कट पेज में ज़्यादा करता हूँ। खैर कोई नहीं, अब हम लोग अपने काम को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं क्रॉपिंग वाले एरिया को खोल लेता हूँ, क्रॉप लेफ्ट और उसके बाद क्रॉप राइट। तो माइक वाली चीज़ को हम लोग यहाँ रहने देते हैं, मैं इस माइक की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पर हमारी सर्च बार वाली एरिया क्रॉप हो चुकी है और ऐसे ही हम लोग और चीज़ों को क्रॉप अप कर लेते हैं। तो बस चीज़ों को करने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर अपने स्क्रीनशॉट को ऐसे इंपोर्ट करेंगे, फिर यहाँ पर इंस्पेक्टर में आकर चीज़ों को क्रॉप करेंगे। ये प्रोसेस हम लोग यहाँ पर लगभग 6 बार और रिपीट करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे 7 चीज़ों को एनिमेट करना था। तो यहाँ पर 7, तो ऐसे ही यहाँ पर मैं 7 बार स्क्रीनशॉट को इंपोर्ट करूंगा। एक में मैंने काम कर लिया है तो बचे यहाँ पर 6, तो 7 - 1 6। तो यहाँ पर हम लोग 6 बार इस प्रोसेस को और रिपीट करेंगे। तो मैं यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा स्पीड अप कर देता हूँ, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि ये चीज़ तो आप सभी कर ही लेंगे। तो यहाँ पर हमारी कटिंग वाली काम हो चुकी है कंप्लीट। तो इन लेयर्स के अंदर मैंने सारी चीज़ों को कट आउट करके रख लिया है और अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर एनिमेशन वाली बातचीत शुरू कर देते हैं। तो हम लोग एक एक करके चीज़ों को एनिमेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या प्लान करते हैं कि हम लोग पहले अपने सर्च बार को कैसे एनिमेट करेंगे। तो मान लेते हैं कि मैं इस चीज़ को कुछ ऐसा एनिमेट करना चाहता हूँ कि ये चीज़ ऐसा ऊपर से नीचे ऐसे आके रिवील हो, यानी कि पॉप इन एनिमेशन। तो इसे हम लोग यहाँ पे कैसे क्रिएट करेंगे, तो उस चीज़ को क्रिएट करने से पहले हम लोग को यहाँ पर डिसाइड करना होगा कि हम लोग कितनी देर में ये सारी चीज़ें मतलब हो जाए वो चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें 1 सेकंड के अंदर अपनी लोकेशन पे आ जाएं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ प्रेस करेंगे, फिर राइट एरो को प्रेस करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर अपने 1 सेकंड वाले फ्रेम पे आ जाएंगे। और अब हम लोग यहाँ पर पोजीशन वाली वैल्यूज़ को की फ्रेम करने वाले हैं, क्योंकि बेसिकली हम लोग इन्हीं चीज़ों को ऐसा आगे पीछे ऊपर नीचे करेंगे। तो मैं इसे अनडू कर देता हूँ पहले। तो एक एक करके हम लोग सारी लेयर्स के अंदर की फ्रेमिंग इनेबल कर देते हैं पोजीशन वाली एरिया पर। तो यहाँ पर मैंने सारे लेयर्स के अंदर की फ्रेमिंग इनेबल कर दी है। तो मैंने 1 सेकंड के बाद की फ्रेमिंग इनेबल की है, तो मैं इस चीज़ को पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 सेकंड के बाद की फ्रेमिंग इसलिए इनेबल की है, इस सेकंड पर सारी चीज़ें अपनी लोकेशन पर आ जाएंगी। तो आप एक और चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि पोजीशन x और y की वैल्यू यहाँ पर 0 है, बेसिकली सारी चीज़ें अपनी पोजीशन पर हैं। तो क्या होगा कि स्टार्टिंग में पहले चीज़ें मतलब अंदर बाहर कहीं से भी आएंगी और फिर पहले सेकंड पर आके चीज़ें अपनी लोकेशन पे आ जाएंगी, मतलब जो इनिशियल लोकेशन है चीज़ों की। तो आशा करता हूँ आप चीज़ों को यहाँ पे समझ गए होंगे। तो हम लोग अपने स्टार्टिंग वाले फ्रेम पे आ जाते हैं और एक एक करके चीज़ों को एनिमेट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपने सर्च बार को एनिमेट करेंगे। तो हम लोग उसे एनिमेट करने के लिए अपने वाई एक्सिस वाले वैल्यूज़ को कम ज़्यादा करेंगे। मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि हमारी जो सर्च बार है ये ऐसा ऊपर से ऐसा नीचे आके रिवील हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपनी वाई एक्सिस की वैल्यू को इतना इंक्रीज कर दूंगा जब तक ये चीज़ हमारे स्क्रीन के बाहर चली जाए। कुछ ऐसे यहाँ पर हमारी सर्च बार बाहर चली जा चुकी है, ओके। यहाँ पर हमारा काम हो चुका है और फिर उसके बाद हम लोग अपनी दूसरी लेयर पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम लोग ने अपने चैनल बैनर पे वर्क किया है, तो मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि ये चीज़ ऐसा लेफ्ट साइड से इधर की तरफ आए। तो मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पे वर्क करूँगा। तो पोजीशन पर आकर हम लोग एक्स एक्सिस की वैल्यू को इतना कर देते हैं कि जब तक ये चीज़ मतलब स्क्रीन से गायब हो जाए, ओके।
तो ये चीज़ गायब हो चुकी है और फिर उसके ऊपर वाले लेयर पर आते हैं। तो इस लेयर के अंदर हम लोग ने इस चीज़ पे वर्क किया है। तो इस चीज़ को हम लोग इधर से ऐसे आता हुआ दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग इसे राइट साइड में कहीं गायब कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग वही एक्स एक्सिस पे ही वर्क करेंगे। तो इसे हम लोग इधर ले जाते हैं ऐसे। तो ये चीज़ अब गायब हो चुकी है और मैं एक बार इसे आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ कि ऐसे आपको आइडिया लग जाएगा कि हम लोग यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहे हैं। तो प्ले करते हैं इसे। तो ये चीज़ कुछ ऐसी दिखेगी और ऐसे ही फटाफट हम लोग इन वीडियोस के लिए भी कुछ कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस लेयर के अंदर मैंने किस वीडियो पे वर्क किया है। ओके, इस वीडियो पे मैंने वर्क किया। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये वीडियो पहले ऐसे पॉपअप हो, फिर उसके बाद ये मतलब ऐसे एनिमेशन हमारी कंटिन्यू होती रहे। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे कि पहले इसे हम लोग कहीं गायब कर देते हैं नीचे ले जाके, यानी कि वाई एक्सिस पे वर्क होगा। तो इससे हम लोग इतना कुछ कर देते हैं गायब ऐसे। तो यहाँ पर मैंने अपनी पहली वीडियो को एनिमेट कर लिया इसी के साथ। तो इसे हम लोग प्ले करके देखते हैं कुछ ऐसे, और बाकी हम लोग इन वीडियोस को भी एनिमेट कर लेते हैं। तो इन चीज़ों को एनिमेट करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपके हिसाब से यहाँ पर ये जो एनिमेशन हो रही है ये बहुत झटके में हो जा रही है, अगर आप ऐसे इस चीज़ को देखना नहीं चाहते तो आप इन चीज़ों को फिक्स करने के लिए तो आप यहाँ पर एडिट पेज में आकर रेडी टाइम कंट्रोल्स को ऐसे खोल सकते हैं और ऐसे आप यहाँ पर अपनी एनिमेशन को स्मूथ कर सकते हैं। बस आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कर्व जितनी है ऐसा मतलब सीधे होके स्लैंटिंग बनेगी, एनिमेशन मतलब उतनी ऐसा कड़क या फिर हार्श दिखाई देगी। बस हम आपका काम यहाँ पे ये होना चाहिए कि आप इसे ऐसा पकड़ के इस वाले बटन पे क्लिक करके आप इस चीज़ को ऐसा कितनी सॉफ्ट बना सकते हैं आप बस इसकी कोशिश कीजिए, तब एनिमेशन ऐसे और अच्छी दिखेगी। यहाँ पर हम लोग ने अपने चैनल बैनर पे वर्क किया है। तो ठीक है, अब हम लोग इसे एक बार प्ले करके देखते हैं। तो ऐसे ही यही प्रोसेस हमें अपने बाकी इन क्लिप्स पे भी लगा देना है। तो मैं इसे फटाफट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने ग्राफ को स्मूथ बना लिया है और अब हम लोग यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ये तीनों जो वीडियोस हैं इनकी एनिमेशन हम लोग कैसे एक के बाद एक ऐसे दिखा सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने इस वीडियो को रिवील करने के लिए जैसा पॉपअप एनिमेशन बनाया था वही सेम आपको यहाँ पर भी बना देना है। फिर उसके आगे आपको क्या करना है मैं आपको आगे बताता हूँ। तो पहले मैं ये चीज़ कर लेता हूँ फटाक से। तो सेम काम मैंने यहाँ पर इन तीनों लेयर्स पे कर लिया है और अब एडिट पेज पे आ जाते हैं और इन सारे कर्व्स को हम लोग बंद कर लेते हैं और हम लोग यहाँ पर ऊपर की 3 लेयर्स पे अब वर्क करने वाले हैं। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग इनकी कर्व्स को थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं। तो वही सेम प्रोसेस है, अपने डॉट को सिलेक्ट करना है, फिर इस वाले बटन को इनेबल करना है और फिर इसकी हैंडल को पकड़ के ऐसे स्मूथ कर देना है। ऐसे ही मैं इन दोनों पे भी कर लेता हूँ फटाफट। ओके, तो यहाँ पर भी काम कंप्लीट हो चुका है और फिर चीज़ों को स्मूथ कर लेने के बाद अब यहाँ पर मेन काम शुरू होता है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को इन चारों की एनिमेशन थोड़ी लेट में ऐसे शुरू करनी है। एक्चुअली क्या करना है कि मुझे इसके रिस्पेक्ट में इस चीज़ को थोड़ा सा लेट में रिवील करना है और इसके रिस्पेक्ट में मुझे इस चीज़ को ऐसा लेट में रिवील करना है और सेम वही मतलब इसके रिस्पेक्ट में इस चीज़ को थोड़ा सा लेट में रिवील करना है। तो इस चीज़ को पॉसिबल करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग एडिट पेज में आ जाएंगे और यहाँ पर हमारी जो तीनों लेयर्स हैं, तीन क्या इसके नीचे वाली लेयर भी, यहाँ पर हम लोग ने जब जब की फ्रेमिंग इनेबल की है उस चीज़ को हम लोग ओपन करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर इंस्पेक्टर वाले एरिया पे चीज़ों को ओपन करने की बात नहीं कर रहा। एक्चुअली मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पर इस बटन को जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारी जब जब की फ्रेमिंग हो रखी है तब तक वो चीज़ ऐसे मतलब दिख जाएगी, यानी कि 0 वाले फ्रेम पे की फ्रेमिंग हुई थी और फिर पहले वाले फ्रेम पे की फ्रेमिंग हुई थी, तो वो चीज़ ऐसे दिख गई। तो बस सेम चीज़ को हम लोग यहाँ पर इन तीनों में भी इनेबल ऐसे कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे भी हो गई। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम लोग ने चारों जगह पर चीज़ों को इनेबल कर लिया है। और मैंने आपको क्या बोला था, हम लोग इसे एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि मुझे इसके रिस्पेक्ट में इस चीज़ को थोड़ा सा लेट में रिवील करना है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसके रिस्पेक्ट में यानी कि ये इस चीज़ को लेट में रिवील करना है, यानी कि इस वाले लेयर को लेट में रिवील करना है।
ओके, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इन दोनों की की फ्रेम वाले बटन को पकड़ूँगा, इसको थोड़ा-सा आगे ऐसे कर दूँगा, इतना आगे कर दूँगा कि मतलब इनके और इनके बीच में थोड़ा-सा डिफ़रेंस रहे। तो मैंने वही चीज़ की जो मैंने पहले बोला था, कोई नहीं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में मुझे इस चीज़ को थोड़ा-सा लेट में अपीयर करना है। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पर कर दी वैसे कि ये चीज़ जो पहले अपीयर हो रही थी, अब दूसरे वाले में यही चीज़ थोड़ी-सी बाद में अपीयर होगी। तो बस यही चीज़ हम इसके ऊपर भी कर देते हैं, चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए। तो मैं इन दोनों की फ्रेमिंग वाले बटन को सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा-सा इसको इसके रिस्पेक्ट में आगे से हल्का पहुँचा देंगे, ठीक है? और यही चीज़ यहाँ पे कर देंगे, इन दोनों को ऐसे सिलेक्ट करेंगे और नीचे वाले के रिस्पेक्ट में इसे थोड़ा-सा इतना आगे ले आएँगे, बस। अब यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी हैं और एनिमेशन भी कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब इसे हम लोग प्ले करके देखते हैं। तो मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ और अब इसे प्ले करते हैं। तो कुछ इस प्रकार हम लोग ऐसी एनिमेशन बना सकते हैं और यहाँ पर मैंने आपको ये जो बोला था कि ये तीनों चीज़ एक के बाद एक ऐसे रिवील हो, वो चीज़ भी यहाँ पर बन चुकी है ऐसे। और आपको चीज़ों को थोड़ा और स्मूथ वगैरह करना है, तो उसके लिए मैंने आपको कर्व वाला तरीका बताया था। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग या फिर अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को कम ज़्यादा स्मूथ कर सकते हैं। खैर मेरी सिचुएशन में तो मैंने चीज़ों को ऐसे किया है और यहाँ पर होता है हमारा पहला एग्जाम्पल कंप्लीट। तो यहाँ पर होता है हमारा पहला एग्जाम्पल कंप्लीट और अब हम लोग अपने दूसरे एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं। तो इस वाले एग्जाम्पल के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपने सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन के अंदर की स्क्रीन को एनिमेट करने वाले हैं और इस चीज़ का रेफरेंस मैंने आपको इंट्रो वाले पार्ट में भी दिया था, मतलब इस एग्जाम्पल का रेफरेंस। और बाकी ये वाले एग्जाम्पल के अंदर हम 3D वाले चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन की बात की, तो डाविंसी रिजॉल्व भी एक एप्लीकेशन ही है, तो मैं इसी की रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। मैं बेसिकली बस इस क्लिप को ऐसा प्ले होते हुए दिखा दूंगा और फिर बाकी हम लोग इस पे आगे ऐसा वर्क करेंगे। तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ फटाफट। तो यहाँ पर मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है और अब हम लोग अपने रिकॉर्डेड क्लिप को अपने टाइमलाइन में ले आते हैं। तो Ctrl+I प्रेस कर देते हैं और इस वाली क्लिप को उठा के इधर ले आएंगे। तो इसे इधर ले आते हैं। मैं बाकी अनवांटेड पोर्शंस को कट आउट कर लेता हूँ और बाकी अब निकल लेते हैं हम लोग फ्यूजन पेज के अंदर। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर 3D वाली चीज़ों को इंपोर्ट कर लेते हैं। और इन केस आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मेरी ये जो लाइन आती है फ्यूजन पेज के अंदर दो नोड्स के बीच में, ये थोड़ी सी डिफरेंट क्यों दिख रही है, तो यहाँ पर मैंने ऑर्थोगोनल पाइप्स को सिलेक्ट कर रखा है। तो मैं इसे अनचेक कर देता हूँ। तो ऑप्शंस में आकर, एक मिनट, ऑप्शंस में आकर हम लोग यहाँ पर ऑर्थोगोनल पाइप्स की जगह डायरेक्ट पाइप्स पे कर देंगे क्लिक। और बाकी मैंने यहाँ पर फ्यूजन पेज से रिलेटेड एक रील भी बना रखी है, तो आप उसे आने वाले कुछ दिनों में देख पाएंगे। तो उस रील में दिखाई गई चीज़ों का यूज़ करके आप अपनी चीज़ों को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। खैर फिलहाल मैं उस चीज़ को अभी ज़्यादा रिवील नहीं करता हूँ, जब रील आएगी तब तो आप देख ही लेंगे। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले 3D वाली चीज़ों को इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इमेज प्लेन 3D को ऐड करेंगे, वो चीज़ यहाँ पर रहती है। तो इसे ऐड कर लेते हैं इधर और इसके बाद मर्ज 3D को ले आते हैं, फिर कैमरा को ले आते हैं और ये हमारा रेंडर 3D, इसे भी ले आते हैं इधर। ओके, कैमरा को ऊपर कर लेते हैं और अब हम लोग यहाँ पर अपने एनिमेशन वाला पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग चीज़ों को अपनी ओपन करके रख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग एनिमेशन वाला काम शुरू करते हैं। तो इसे हम लोग इधर इनेबल कर लेते हैं, ऑल्ट को प्रेस करेंगे, थोड़ा इसे ऐसे कर लेते हैं। कैमरा को हम लोग अगर इधर करेंगे थोड़ा, तो ये चीज़ अब ऐसे हमें दिख पाएगी अच्छे से। एक मिनट, मीडिया आउट पे ये चीज़ ऐसे क्यों नहीं दिख रही? ओके, तो ये ऐसे कनेक्ट हो रखा है, इसे डिस्कनेक्ट करेंगे। रेंडर 3D को हम लोग अपने मीडिया आउट से ऐसे जोड़ देंगे और अब ये चीज़ हमें दिख पाएगी। और मेनली हम लोग यहाँ पर अपने कैमरा पे वर्क करेंगे, मतलब कैमरा की मूवमेंट कैसी होंगी, क्योंकि उसी के हिसाब से यहाँ पर हम लोग 3D स्क्रीन को एनिमेट कर पाएंगे ऐसा। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने कैमरा को अच्छे से प्लेस कर लेते हैं, ताकि यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी चीज़ें पहले मतलब कैमरा पकड़ ले। तो मैं इसे कर लेता हूँ। तो चीज़ें यहाँ पर पकड़ लेने से मेरा ये मतलब था कि कैमरा के अंदर इस क्लिप की सारी डिटेल्स विजिबल हो जाए, मतलब यहाँ पर सामने दिख पाए। तो मैं इसे कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स हमारी कैमरा देख पा रहा है। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग अपने इस इमेज या फिर वीडियो को एनिमेट करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर वीडियो ही लिया है, आप इमेज भी ले सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं, मतलब आपकी कंडीशन के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो चलिए मैं इसे पहले जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा।
कुछ इतना। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक है कि हम लोग कैमरा को पूरा अपना हिला-डुला सकते हैं, इमेज को एक जगह पर रख के, नहीं तो कैमरा को एक जगह पे रख के हम लोग इमेज को पूरा ऊपर-नीचे, आगे-पीछे हिला सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इमेज को ही थोड़ा आगे-पीछे कर लेता हूँ, तो इमेज प्लेन 3D पे आ जाते हैं। इसके इंस्पेक्टर विंडो को हम लोग खोल लेते हैं। 1 मिनट, इसे थोड़ा-सा इधर कर लेते हैं, ऐसे। इसे थोड़ा-सा छोटा कर लेते हैं। ओके। तो यहाँ पर कैमरा हमारा ये चीज़ दिख पा रहा है और ये मतलब बिहाइंड द सीन है सारी चीज़ों का। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ट्रांसफॉर्म वाले एरिया पे आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पर x और y की वैल्यू को थोड़ा कम ज़्यादा करके दिखाता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं x की वैल्यू को कुछ कम ज़्यादा कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू को कम ज़्यादा करूँगा तो यहाँ पर ये जो हमारी स्क्रीन है ये क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसा घूमेगी। मैं करके दिखाता हूँ तो चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो मैं इसे थोड़ा सा 22 के अराउंड कुछ ऐसा कर देता हूँ। माइनस में ले जाते हैं, ऐसे अजीब लगेगा। चलिए मैं इसे इतना कर देता हूँ। ओके, तो स्क्रीन हमारी ऐसे टिल्टेड हो चुकी है और ऐसे ही मैं कुछ वाई एक्सिस पे वर्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसे इंक्रीज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर बेसिकली क्या करूँगा कि हमारा कैमरा इधर से लेके इधर ऐसे मूव करेगा, तो उसी हिसाब से मैं स्क्रीन को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग y की वैल्यू को हल्का सा कम कर लेते हैं, कुछ इतना रख लेते हैं, ठीक है। और स्केल की वैल्यू को थोड़ा कम ज़्यादा करके देखते हैं। ओके, तो इसको 1.3 समथिंग कुछ ऐसा ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा काम हो गया। 1 मिनट, यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी लेफ्ट आउट हो रही हैं, तो मैं इसे हल्का सा इधर कर लेता हूँ। स्केल को हल्का सा बढ़ा लेंगे, नहीं तो कैमरा को आगे कर देते हैं थोड़ा सा। ओके, ये चीज़ अब फिक्स हो चुकी है। और अब देखिए मोस्टली लोग एनिमेशन के लिए यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर लोग पोजीशन वाली वैल्यूज पर की फ्रेमिंग लगा देते हैं, तो चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन आपको मैं यहाँ पर थोड़ा तामझाम वाला तरीका बता देता हूँ, मतलब कि थोड़ा हाई फाई तरीका, अगर इसे कॉमन भाषा में बोला जाए तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग डेप्थ ऑफ फील्ड का यूज़ करके चीज़ों को करते हैं। तो देखिए डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होती है आप सोच रहे होंगे। तो आपने पोर्ट्रेट मोड में ऐसा कोई सेल्फी, फोटो, वीडियो कुछ भी बनाया होगा, तो आप उसमें क्या देखते हैं कि हमारा जो मेन सब्जेक्ट होता है, यानी कि हम जिस बंदे की फोटो खींच रहे हैं, वही चीज़ एकदम हमें ऐसा क्लियर दिखता है और बाकी पीछे की चीज़ें ब्लर हो जाती हैं। तो बस यही चीज़ एक तरह से डेप्थ ऑफ फील्ड होती है, जिसपे हम लोग अपने सब्जेक्ट पे मेन काम करते हैं, लाइक उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं और उसको छोड़ के सारी रिमेनिंग चीज़ों को हम लोग ऐसा ब्लर कर देते हैं कि ऐसे हमारे सब्जेक्ट पे फोकस पड़े। तो बस आसान भाषा में डेप्थ ऑफ फील्ड यही होती है। तो चलिए अब हम लोग इस पे वर्क करना शुरू कर देते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड पर। तो हम लोग कैमरा पे आ जाते हैं, इंस्पेक्टर को खोल लेंगे। तो मैंने आपको पोर्ट्रेट वाला जो एग्जांपल दिया था, वो कैमरा में जो चीज़ें विजिबल हो पाती नहीं हो पाती, उसी के ऊपर की पूरी कहानी है। तो इससे कहने का मेरा क्या मतलब है कि विजिबिलिटी की बात यहाँ पर आई, तो हम लोग यहाँ पर कंट्रोल विजिबिलिटी को खोलेंगे और यहाँ पर हम लोग फोकल प्लेन को सिलेक्ट कर देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर फोकल प्लेन इनेबल किया, तो यहाँ पर एक ग्रीन कलर की कुछ चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो इसे भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, कुछ ऐसे। इसे थोड़ा सा आगे ले आते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसे पहले आगे ले आते हैं थोड़ा, मतलब इस इमेज के पास। तो मैं यहाँ पर फोकल प्लेन की वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज करूँगा माउस से, तो इससे और आगे ले आते हैं। 1 मिनट, मैं इसे थोड़ा ऐसे देख लेता हूँ। 1 मिनट, मैं इसे थोड़ा छोटा करके देख लेता हूँ कि कहाँ पर क्या चीज़ आ रही है। ओके, तो यहाँ पर इस चीज़ को फिलहाल के लिए सेट कर देते हैं और इसे यहाँ पर देख लेते हैं, इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर की चीज़ है, इससे क्या होगा कि मतलब इस बॉक्स वाले एरिया के अंदर जो भी चीज़ रहेगी, कैमरा उसको ऐसा मेन सब्जेक्ट समझेगा, मतलब जिस पे मेन फोकस जाएगा, और बाकी इसके बाहर की जितनी भी चीज़ें वो ऐसा ब्लर होके दिखेंगी। तो बेसिकली फोकल प्लेन से बस यही होता है। और फिर उसके बाद हम लोग अपने रेंडर 3D पर आ जाते हैं और फिर हम लोग यहाँ पर रेंडर टाइप में आकर हार्डवेयर रेंडर पे सेलेक्ट कर देते हैं और फिर हम लोग यहाँ पर एक्यूमुलेशन इफेक्ट को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम लोग इनेबल एक्यूमुलेशन इफेक्ट को ओपन कर देंगे। और जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो यहाँ पर आपको डेप्थ ऑफ फील्ड भी ऐसे टिक होके दिखाई दे जाएगी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इनेबल एक्यूमुलेशन इफेक्ट को टिक किया था, तो यहाँ पर ये चीज़ कुछ ऐसी हो रखी है, तो इसे हम लोग फिक्स कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर मैं क्वालिटी को कुछ 5 या फिर 6 रख लेता हूँ। तो कट करके यहाँ पर
5 लिख देते हैं, एंटर। और अमाउंट ऑफ डिवर्स ब्लर को हम लोग यहाँ पर बहुत कम ले लेते हैं, तो इसको 0.02 कर देते हैं, 0.02, एंटर। तो यहाँ पर अब चीज़ थोड़ी दिखाई दे पा रही है हमको। और फिर इसके बाद हमारा यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड का काम हो चुका है, और आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर कैमरा हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड देख पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप बाकी चीज़ों को ऐसे हल्का ब्लर पे देख पा रहे हैं, और यहाँ पर जो चीज़ें इसको आप ऐसा मतलब सब्जेक्ट की तरह देख पा रहे हैं कि मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ हमें ब्लर नहीं दिख पा रहा, यहाँ पर चीज़ें अच्छे से हमें देख पा रही हैं और बाकी चीज़ें ब्लर हो रखी हैं, वही पोर्ट्रेट मोड वाला कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब हम लोग अपने कैमरा 3D पर आ जाते हैं। तो इसे मैं पहले थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ओके, तो कैमरा 3D पर आ जाते हैं, और 1 मिनट इसे यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो कैमरा 3D पर आने के बाद हम लोग यहाँ पर इस फोकल प्लेन वाली चीज़ को भी एनिमेट कर सकते हैं। इसको हम लोग बेसिकली ऐसा कम ज़्यादा करके, आप स्क्रीन वाली चीज़ को देखिएगा बस, कुछ ऐसा। और बाकी आप इसकी पोजीशन वाली चीज़ को भी एनिमेट कर सकते हैं। पोजीशन का मतलब कि आप इस इमेज की पोजीशन को एनिमेट कर सकते हैं। और चलिए हम लोग धीरे धीरे अपना काम शुरू करते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए मैं अभी कैमरा 3D पर ही हूँ, तो हम लोग यहीं पे कुछ वर्क कर लेते हैं पहले। तो फोकल प्लेन की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर एनिमेट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग के फ्रेम पे आ जाता हूँ, इसे प्रेस कर देते हैं, और यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, कुछ इतना, और या फिर इसे 1.8 समथिंग कुछ रख लेते हैं। तो एक और चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मेरी स्क्रीन थोड़ी सी हैंग कर रही है। मतलब मैं चीज़ों को कम ज़्यादा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर चीज़ें बहुत लैग करके चल रही हैं। एक्चुअली यहाँ पर मेरा लैपटॉप बहुत हाई एंड नहीं है, तो इसलिए ये चीज़ आ पा रही है। इन केस यहाँ पर मैंने ये बात इसलिए बता दी कि अगर आप इस चीज़ को खुद से जब क्रिएट करेंगे तब आपके संग ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये मतलब इफेक्ट बहुत हैवी आप ये कह सकते हैं। तो मैं इसे 1.8 कुछ ऐसा ले लेता हूँ। ओके, और अब हम लोग क्या करते हैं, या फिर एक काम करते हैं, मैं अभी रेंडर 3D पर आ जाता हूँ और इनेबल एक्यूमुलेशन इफेक्ट को अभी बंद कर देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ। तो मान लेते हैं मैं यहाँ पर 258 पे आ जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग अपने कैमरा 3D पर आ जाते हैं, और फोकल प्लेन की वैल्यू को हम लोग कुछ 1.23 कुछ ऐसा ले लेते हैं। तो मैं इसे 3 ले लेता हूँ, मान लेते हैं, एंटर। ओके, सो ऐसा कुछ कर लेते हैं, और अब फोकल प्लेन का काम हो चुका है ख़त्म। और अब हम लोग अपने इमेज प्लेन 3D पे आ जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग अपने पोजीशन को एनिमेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं y की वैल्यू को थोड़ा कम ज़्यादा कर लेता हूँ। तो हम लोग पहले अपने स्टार्टिंग वाले फ्रेम पर आ जाते हैं, और इसकी वैल्यू को हम लोग 20 के अराउंड कुछ ऐसा ले लेते हैं। तो मैं इसे 19 कुछ ऐसा ले लेता हूँ, तो मैं इसे 19 ले लेता हूँ। तो इसे 19 कर देते हैं, और फिर यहाँ पर की एनिमेशन को इनेबल कर देते हैं, और फिर थोड़ा सा आगे आकर हम लोग इसकी वैल्यू को कुछ 40 के अराउंड ले लेते हैं। तो इसे हम लोग 44 ले लेते हैं। तो 44, एंटर। और बाकी इन चीज़ों को कर लेने के बाद आप यहाँ पर अपने एनिमेशन को थोड़ा सा स्मूथ बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप कर्व्स को खोल सकते हैं। तो फ्यूजन पेज में कर्व्स कहाँ पर रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें स्प्लाइन मेन्यू में रहती हैं। और फिर मैं यहाँ पर अपने इमेज प्लेन 3D को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर मैं यहाँ पर इन दोनों डॉट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इसे पहले थोड़ा सा छोटा करते हैं, और अब ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे इन दोनों को, और यहाँ पर मैं स्मूथ में क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर स्मूथ पे क्लिक करने का ये फायदा है कि हम लोग जैसे पिछले एग्जांपल के अपने कर्व में जाकर चीज़ों को ऐसा हैंडल पकड़ के स्मूथ कर रहे थे, यहाँ पर वो चीज़ हमें मतलब जाके ऐसे करना नहीं पड़ता है। यहाँ पर एक क्लिक मारो, सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। तो चलिए स्प्लाइन वाला काम हो चुका है कंप्लीट, इसे बंद कर लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग इफेक्ट वाले ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं। मैं इस ऑप्शन के बारे में बात कर रहा था, और आप चाहें तो यहाँ पर आप मोशन ब्लर को भी इनेबल कर सकते हैं। तो मैं इसे कर ही लेता हूँ, लेकिन ये बात भी है कि ये दोनों आखिरी के जो ऑप्शन को मैंने इनेबल किया है, ये दोनों आपके पीसी के ऊपर भारी पड़ जाते हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा अगर आपका लो एंड पीसी है तो चलिए यहाँ पर होता है हमारे फ्यूजन पेज का काम कंप्लीट, और फिर हम लोग एडिट पेज के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं खाली ब्लैंक स्पेस को फिलअप करने के लिए सॉलिड कलर को एडअप कर लेता हूँ। तो इफेक्ट्स में आकर लिख देते हैं यहाँ पर सॉलिड। ओके, सॉलिड कलर आ चुका है। तो 1 मिनट मैं इसे पहले ऊपर कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हम लोग सॉलिड कलर को इंपोर्ट कर लेते हैं ऐसे, और इफेक्ट्स के पैनल को बंद कर लेंगे।
और मीडिया पोल को भी, और इसे हम लोग यहाँ तक ड्रैग आउट कर देते हैं। और फिर यहाँ पर हम लोग कलर को पिकअप कर लेते हैं। तो मैं इसे हल्का सा ग्रे टाइप कुछ ऐसा ले लेता हूँ। ओके, तो ये भी ठीक है, तो ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर होता है हमारा ये वाला एग्जाम्पल कंप्लीट। तो आप यहाँ पर अलग अलग कैमरा एंगल्स या फिर अपने स्क्रीन को अलग अलग वे में मूव करके एनिमेशन ला सकते हैं। खैर मैंने तो यहाँ पर आपको ऐसे एनिमेशन करके दिखाया, तो चलिए मैं इसे आपको यहाँ पर फटाफट प्ले करके दिखा देता हूँ। लेकिन प्ले करने से पहले मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ, नहीं तो यहाँ पर कुछ ऐसी हालत हो जाएगी कि मैं इसे यहाँ पे प्ले कर रहा हूँ तो ये ऐसा ब्रेक होके चलेगा। तो मैं इसे यहाँ पर फटाफट सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर होती है हमारी ये वाली एनिमेशन कंप्लीट, और अब हम लोग इसे प्ले करके देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार हम लोग ऐसी एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। और बाकी आप ऐसी एनिमेशन का यूज़ बी रोल्स बनाने के लिए कर सकते हैं, या फिर आप किसी लंबे प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं और आप उसकी ऐसा टाइमलाइन या फिर वर्क फ्लो दिखाना चाहते हैं, तो आप उस चीज़ को ऐसा रिकॉर्ड करके फिर स्पीड अप करके ऐसे भी दिखा सकते हैं। और चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसी स्क्रीन एनिमेशन क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आप स्क्रीन एनिमेशन देख पा रहे हैं, ये थोड़ी सी रेट्रो स्टाइल है, मतलब इसे बनाई गई है क्योंकि आप यहाँ पे जो ऐसी लाइंस देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये आपको ऐसा 2000 के समय में जो टीवी आते थे उनमें ऐसी लाइंस आपको देखने को मिलती होंगी। क्योंकि यहाँ पर ये जो लाइंस आप देख पा रहे हैं, ये लाइंस आपको लगभग 2000 के समय में जो टीवी आते थे तब उनमें जब सिग्नल्स नहीं आते थे तो ऐसी लाइन हमें वहां पर दिखाई देती थी, और टीवी के ऊपर 2-3 हाथ मारने के बाद तभी चीज सही हो जाती थी। तो हम लोग कुछ ऐसा यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो उस चीज को क्रिएट करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर अपने वेब ब्राउजर पे चला जाता हूँ, और यहाँ पर हम लोग अपने गूगल को पहले खोल लेते हैं, गूगल। और यहाँ पर मैं सर्च वाले एरिया पे कुछ भी ऐसा कुछ लिख के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना ही नाम लिख के दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ISHITVA, और तो यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख लिया, और अब हम लोग इसे सर्च करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाई दे जाऊंगा, और यहाँ पर मेरे सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स आपको यहाँ पे ऐसे दिख जाएंगे। तो बस इसी चीज़ की मुझे यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐसा लेनी थी। और चलिए अब हम लोग अपने डाउनसी रिजॉल्व पे आकर इस चीज़ पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पर मैं उस क्लिप को इंपोर्ट कर लेता हूँ जहाँ पर मैंने वो रिकॉर्डिंग की थी, और यहाँ पर मैं इस क्लिप के अंदर अनवांटेड पोर्शंस को कट आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अनवांटेड पोर्शन को कट आउट कर लिया है। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हम लोग यहाँ पर वो येलो या फिर वो ग्रीन कलर की जो लाइनिंग रहती है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर एडअप करने वाले हैं। तो उस चीज़ को हम लोग स्कैन लाइन्स बोलते हैं, और उसे एडअप करने के लिए हम लोग यहाँ पर इफेक्ट्स वाले एरिया पे आ सकते हैं। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्कैन लाइन्स। ओके, स्कैन लाइन्स मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन वो चीज़ तो दिख नहीं रही। तो हम लोग यहाँ पर तो उसको खोजने के लिए हम लोग यहाँ पर ओपन एफेक्ट्स वाले एरिया पे आ जाएंगे, और यहाँ पर हमें हमारी स्कैन लाइन्स दिख जाएंगी। तो मैं इसे उठा के अपने क्लिप के ऊपर ऐसा रख लेता हूँ ऐसे, और इसे अभी फ़िलहाल के लिए बंद कर देते हैं। और अब हम लोग इस पर वर्क करना शुरू करते हैं। तो अभी ये चीज़ हमें कुछ ऐसी दिख रही है, कुछ ऐसी। हम लोग इसे पहले मतलब फिक्स कर लेते हैं। तो हम लोग लाइन फ्रीक्वेंसी को एकदम इंक्रीज कर देंगे और शार्पनेस को इंक्रीज कर देते हैं यहाँ पर। और फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर रेड, ग्रीन और ब्लू ऑफसेट की वैल्यू को कम ज़्यादा कर लेते हैं। ये बेसिकली क्या है कि आपको ये जो ऐसी लाइन दिख पा रही है रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की, ये वही चीज़ है। तो मैं इसे थोड़ा सा कम ज़्यादा कर लेता हूँ। तो मैं रेड को इंक्रीज कर देता हूँ, और ग्रीन को इतना कुछ रख के ब्लू को भी इंक्रीज कर ही देता हूँ। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने ऐसा रैंडम वैल्यू रखी है, मैंने यहाँ पर बहुत कोई जोड़ घटाना नहीं किया। और फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर कंपोजिट टाइप में पर ओवरले, नॉर्मल, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई क्लिक कर दिया है, तो ये चीज़ कुछ ऐसी ही दिख रही है। तो अगर आप ऐसा फोटोशॉप यूज़ करते हैं तो आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये चीज़ आपकी ऐसा ब्लेंडिंग मोड की तरह वर्क करेगी। तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई पे ही ऐसा क्लिक कर दिया है। तो चलिए हम लोग इसी पे ही वर्क कर लेते हैं। और मल्टीप्लाई को सिलेक्ट कर लेने के बाद आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही लाइन्स आ चुकी हैं स्क्रीन पे। तो हम लोग यहाँ पर लाइन्स की अमाउंट को कम कैसे करें, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर ग्लोबल ब्लेंड पे आ जाएंगे। इसे हम लोग ऐसे ओपन करेंगे,
और यहाँ पर हम लोग ब्लेंड की वैल्यू को कम ज़्यादा करेंगे। ये ब्लेंड एक्चुअली यहाँ पर क्या वर्क करता है कि यहाँ पर ये जो आप यहाँ पे जितनी भी लाइंस देख पा रहे हैं, ये उसकी अमाउंट को ऐसा कंट्रोल करता है। जैसे कि मैं अगर इसे 0 कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे लाइंस दिखेंगे ही नहीं, और अगर मैं इसको एकदम इंक्रीज कर देता हूँ तो आप यहाँ पे लाइंस देख पा रहे हैं अच्छे खासे अमाउंट में। तो ये बस लाइंस की अमाउंट को कंट्रोल करता है। तो मैं इसे इतना डेफिनेटली नहीं रखने वाला, मैं इसे थोड़ा कम कर लेता हूँ। और कर देते हैं। ओके, इतना ठीक है। एक बार हम लोग स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं, तो मैं इसे ऐसे ही बड़ा कर लेता हूँ। इतना ठीक लग रहा है। और इसके बाद मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर ऐसा ये जो लाइंस दिख रही हैं ये ऐसा ग्रिड वाले वे में दिखे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग एक और स्कैन लाइंस वाले इफेक्ट को यहाँ पर एडप्ट कर देंगे, और यहाँ पर हम लोग एंगल की वैल्यू को 90 कुछ ऐसा रख देंगे। तो ऐसे क्या कि अभी हॉरिजॉन्टल वाली लाइंस तो है ही मेरे पास पहले से, और इसकी वैल्यू को अगर हम लोग 90 करेंगे तो वर्टिकल लाइंस भी यहाँ पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर ऐसा ग्रिड वाले वे में चीज़ें दिखेंगी। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर क्रिएट करके देख ही लेते हैं। तो मैं यहाँ पर इफेक्ट्स वाले एरिया पे आ जाता हूँ और स्कैन लाइंस को यहाँ पे एडप्ट कर देते हैं फिर से। और अब दूसरी वाली स्कैन लाइंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट इसको मैं बंद कर लेता हूँ। और दूसरी वाली स्कैन लाइंस के अंदर हम लोग यहाँ पर लाइन एंगल की वैल्यू को 90 रख लेते हैं। तो मैं इसे 90 लिख देता हूँ, एंटर। ओके, और यहाँ पर हम लोग ने जो सेटिंग्स रखी थी वही सेटिंग्स हम लोग अपने दूसरे स्कैन लाइंस पे भी रख लेते हैं। तो मैं इन दोनों की वैल्यू को मैच कर देता हूँ, और फिर उसके बाद कलर की वैल्यूज को भी हम लोग मैच कर देते हैं। और कंपोजिट टाइप में हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई पे ही कर देते हैं। उसके बाद ग्लोबल ब्लेंड में आकर हम लोग ब्लेंड की वैल्यू को कम कर लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू हमारी थी 0.217। ओके, तो इसकी भी वैल्यू 0.217 कर देते हैं, 0.217, एंटर। ओके, सो अब ये चीज़ आपको ऐसा ग्रिड वाले वे में दिख रही होगी। और फिर यहाँ पर हमारे स्कैन लाइंस का होता है काम कंप्लीट। और मैं यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर लेता हूँ। तो मैं इसे पहले थोड़ा सा छोटा करता हूँ ऐसे। तो मैंने आपको जब एग्जाम्पल 3 के स्टार्टिंग में रेफरेंस वाली क्लिप दिखाई थी, तो आप लोग ने देखा होगा कि ये चीज़ ऐसा लेफ्ट या फिर राइट की तरफ ऐसा रोटेट हो रही थी। तो मेरे हिसाब से बहुत लोग क्या सोच रहे होंगे कि मैंने ये ट्रांसफॉर्म वाले एरिया के अंदर YAW नाम की जो चीज़ है इसका यूज़ करके मैंने उस चीज़ को पॉसिबल किया होगा। एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन मेरे से सही निकलेगी कि नहीं, तो इसलिए मैं इसकी स्पेलिंग को यहाँ पे बोल रहा हूँ। तो बहुत लोगों को क्या लगा होगा कि मैंने इसकी वैल्यू को ऐसा इंक्रीज कर दिया होगा और ऐसे मैंने चीज़ों को की फ्रेम करके दिखाया होगा। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं इस फीचर का यूज़ इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर चीज़ें थोड़ी स्ट्रेच आउट हो गई हैं, तो इसलिए मैं इसका यहाँ पे यूज़ नहीं करता। क्योंकि कभी कभी आपकी डिटेल्स ऐसे बहुत अच्छे से इसमें नहीं दिख पाती YAW का यूज़ करते समय। तो मैं आपको इसका एक अच्छा अल्टरनेटिव बताता हूँ जिसका नाम है DVE। तो उसे एडप्ट करने के लिए मैं इसे पहले छोटा कर लेता हूँ, और इफेक्ट्स वाले एरिया पे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं DVE, और एक मिनट। ओके, यहाँ पर ये चीज़ दिख चुकी है। तो यहाँ पर मैं DVE को एडप्ट कर लेता हूँ, लेकिन उसे एडप्ट करने से पहले मैं यहाँ पर अपनी YAW की वैल्यू को रीसेट भी कर लेता हूँ, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो मैं इसे यहाँ पर ऐसे रीसेट कर लेता हूँ, और अब DVE को एडप्ट कर लेते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर एक एडजस्टमेंट क्लिप को ले आएंगे। ओके, और इसको यहाँ पर स्ट्रेच आउट कर देंगे ऐसे। और अब यहाँ पर DVE को एडप्ट कर लेते हैं एडजस्टमेंट क्लिप पर, और अब हम लोग अपने इफेक्ट पैनल को बंद कर देते हैं। तो जब मैंने यहाँ पर DVE को एडप्ट किया तो यहाँ पर हमें ऐसा प्रीसेट टाइप की चीज़ देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये यहाँ पर आप जो 1 2 3 4 5 6 देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये एक तरह से प्रीसेट रहते हैं कि आप पहले प्रीसेट या फिर वर्जन में आप अपने क्लिप को कुछ ऐसे इस पोजीशन में देखेंगे, दूसरे में कुछ ऐसे, तीसरे में कुछ ऐसे, मतलब आप इन सारी चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अपने 5th या फिर 6th वर्जन पे सेलेक्ट कर लेते हैं इसे। तो मैं यहाँ पर 5th वाले पे ही वर्क कर लेता हूँ, और मुझे ये चीज़ ये जो ऐसा कोने में देख पा रहे हैं आप लोग ग्रे कलर की, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। तो यहाँ पर मैं बॉर्डर को हटा देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं बॉर्डर वाले एरिया को एक्सपेंड करता हूँ, और यहाँ पर मैं बॉर्डर ब्लेंड की वैल्यू को एकदम 0 पे कर देता हूँ ऐसे। तो यहाँ पर वो बॉर्डर गायब हो चुकी है,
और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जैसे कि आपने यहाँ पर ब्लेंड की वैल्यू का यूज़ देखा और स्कैन लाइन्स वाले एरिया में भी, तो मैंने जितना देखा कि इफेक्ट्स वाले एरिया के अंदर जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे देखते हैं, वहाँ पर जो ब्लेंड की वैल्यू कम ज़्यादा करने को दी रहती है, वो बहुत सारे सिनेरियोज में ऐसा किसी चीज़ की अमाउंट को कम ज़्यादा कंट्रोल करती है। तो ये चीज़ ऐसा मैंने बहुत बार देखी है। तो यहाँ पर हम लोग ने अपने बॉर्डर को हटा दिया है और बाकी चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो मैं इसे कुछ इतना जूम कर लेता हूँ। अरे बाप रे, ये कुछ ज़्यादा जूम हो गया। तो मैं इसे माउस से जूम करता हूँ। ओके, सो इतनी एरिया ठीक रहेगी। और फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा ऐसा नीचे की तरफ रोटेट कर देता हूँ। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर अपनी सेट की वैल्यू को थोड़ा ज़्यादा ऐसे करेंगे, तो इतना ठीक है। और y की वैल्यू को थोड़ा ऐसा हम लोग कर लेते हैं कुछ, इतना ठीक है, ओके। और x की वैल्यू को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। और फिर चलिए हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसी मूवमेंट को डाल देते हैं। मूवमेंट मतलब कि हम लोग यहाँ पर की फ्रेमिंग करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि ये चीज़ ऐसा थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा इधर की तरफ जाए, ऐसा मैं कुछ मूवमेंट यहाँ पे लाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं पोजीशंस की वैल्यू को की फ्रेम करूँगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर अपने पहले फ्रेम पे आ जाते हैं, की फ्रेमिंग को इनेबल कर देते हैं और हम लोग लास्ट फ्रेम पे आ जाते हैं और एडजस्टमेंट क्लिप को सिलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पर मैं अपने x की वैल्यू को थोड़ा सा इधर कुछ इतना ले आऊँगा और y की वैल्यू को मैं थोड़ा कुछ इतना ले जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा ऐसी मूवमेंट नहीं दे रखी है। तो चलिए इसे हम लोग प्ले करके देखते हैं। एक बार प्ले करके देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारी एनिमेशन कंप्लीट हो चुकी है और ये चीज़ कुछ ऐसी दिखेगी। खैर अगर आप चाहें तो यहाँ पर कुछ और चीज़ों को एडअप कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कुछ एडअप करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं कैमरा से को एडअप कर लेता हूँ। तो मैं इफेक्ट्स वाले एरिया पे आके लिख देता हूँ कैमरा। ओके, कैमरा से यहाँ पे आ चुका है और मैं इसे अपने एडजस्टमेंट क्लिप पे ही एडअप करूँगा। तो पता है फ़िलहाल के लिए मैं इसे एडअप नहीं कर पा रहा, लेकिन आप अपने सिनेरियो में इसे एडअप करके आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ पर क्या करने वाला था, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता कि मैं यहाँ पर अपने क्लिप पे आ जाता और यहाँ पर मैं कैमरा से एक वाले इफेक्ट को ऐसा ओपन करके उसमें एक PTR स्पीड नाम की एक ऑप्शन रहती है, उसकी वैल्यू को मैं थोड़ा सा ऐसा कम कर देता। और उसे एडअप करने से क्या होता कि जब मैं ऐसे यहाँ पे कुछ भी लिखता तो ये स्क्रीन ऐसा ऊपर नीचे ऐसा हल्का हल्का हिलती। तो उसको एडअप करने से ऐसी फील आती कि जब आप ऐसे कुछ अपने स्क्रीन पे टाइप अप कर रहे हैं तो स्क्रीन हिल रही है, थोड़ा ऐसा मतलब टाइपराइटर पे जैसे चीज़ें लिखी जाती कुछ वैसी फील आती। खैर पता नहीं क्यों मैं उसे यहाँ पर एडअप नहीं कर पा रहा। तो आप इस चीज़ को ऐसा एडअप करके आप अपने सिनेरियो में उस चीज़ को ट्राई आउट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर होता है हमारा तीसरा वाला एग्जाम्पल कंप्लीट। तो खैर हमारी वीडियो कुछ ऐसी लगेगी, मैं इसे आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर होता है हमारा तीसरा एग्जाम्पल कंप्लीट और अब हम लोग अपने अगले एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं जो है हमारा चौथा एग्जाम्पल। तो हम लोग अपने चौथे एग्जाम्पल में कुछ ऐसी एनिमेशन बनाने वाले हैं जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो बेसिकली ये वाले एग्जाम्पल हमारे पहले एग्जाम्पल की थोड़ी सी एडवांस वर्जन है। तो इसे क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि फिर से हम लोग अपने वेब ब्राउज़र पे चले जाएंगे और यहाँ पर वही हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैग्नीफिकेशन बार से पहले चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा कम ज़्यादा ऐसा करेंगे। मैं अपने टास्क बार को भी हटा लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और मैं यहाँ पर नाम वाले एरिया पे अपना नाम भी लिख लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पर मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इतने एरिया का। तो मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया है और अब मैं उस चीज़ को यहाँ पर अपने टाइमलाइन के अंदर इंपोर्ट कर लेता हूँ। या फिर इस बार हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपनी चीज़ों को फ्यूजन पेज के अंदर करके देखते हैं, क्योंकि पहले एग्जांपल के अंदर हम लोग ने अपनी सारी चीज़ों को कट पेज या फिर एडिट पेज के अंदर कर ही लिया था। तो हम लोग उस चीज़ को इस बार फ्यूजन पेज के अंदर करके देखते हैं।
तो मैं यहाँ पर अपने फ्यूजन कंपोजिशन को अडॉप्ट कर लेता हूँ मीडिया पोल के अंदर। तो इफेक्ट्स वाले पैनल को ओपन करेंगे, फ्यूजन कंपोजिशन को यहाँ पे अडॉप्ट कर देंगे और अपने फ्यूजन पेज पे आ जाते हैं हम लोग। और अब हम लोग अपने फ्यूजन पेज के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी स्क्रीनशॉट को पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ मीडिया पोल पे आकर, Ctrl+I, और मैं अपने पिक्चर्स वाली एरिया पे स्क्रीनशॉट, फिर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और इसे यहाँ पर एडअप कर लेते हैं और इसे बंद कर देते हैं। इसे मीडिया आउट से कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर चीज़ों को क्रॉप करने के लिए हम लोग मास्किंग का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर मास्क को अडॉप्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं पॉलीगॉन और ये सब के चक्कर में पड़ूंगा तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो मैं इसे ऐसे ड्रैग आउट करके कुछ बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, इतना ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक बैकग्राउंड को भी ले लेते हैं लगे हाथ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपने बैकग्राउंड को इम्पोर्ट कर लेता हूँ ऐसे, और यहाँ पर हम लोग इस कलर को पिकअप करने वाले हैं। और फिर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर मल्टी मर्ज को एडअप कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं ढेर सारी चीज़ों को एडअप करने वाला हूँ। तो मल्टी मर्ज को इधर से उठा के ऐड कर देते हैं और फिर मीडिया इन वन को इससे कनेक्ट कर देंगे ऐसे, और फिर इसको हम लोग मीडिया आउट से ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये चीज़ थोड़ी सी पीछे आ गई है, तो पहले इसे फिट टू स्क्रीन कर लेंगे। और ये चीज़ ऐसे यहाँ पे थोड़ी सी पीछे चली गई है। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आप मल्टी मर्ज को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर ये जो मीडिया इन वन वाली चीज़ है, इसके एक कॉर्नर को पकड़ के ऐसा स्क्रीन के अंदर आप फिट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ अब स्क्रीन के अंदर फिट हो चुकी है। और अब हम लोग क्या करते हैं कि और फिर इतनी सारी चीज़ों को कर लेने के बाद हम लोग इस इमेज को थोड़ा सा एस्थेटिक बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर DVE को ऐड कर सकते हैं यहाँ पर मीडिया इन के बाद। तो मैं उसे एडअप करके दिखाता हूँ आपको। तो लिख देते हैं यहाँ पर DVE और इसे ऐड कर देते हैं। और फिर इसके बाद मैं इसे यहाँ पर पहले लगा लेता हूँ। तो मैं DVE का यूज़ करके इस इमेज की ऐसा पोजीशन को थोड़ा सा एडजस्ट करने वाला हूँ, मतलब कि छेड़छाड़ करने वाला हूँ। तो मैं अगर यहाँ पर x की वैल्यू को ऐसा इंक्रीज करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ऐसे स्क्रीन टेढ़ी मेढ़ी टिल्ट हो रही है। तो मैं यहाँ पर DVE का यूज़ करके इस इमेज को थोड़ा सा एस्थेटिक बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, रोटेशन वाले एरिया पर आकर x, y और z की वैल्यू को कम ज़्यादा करेंगे। तो मैं x की वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूँ, हम लोग 28 कर देते हैं। ये थोड़ी उल्टी, एक्चुअली यहाँ पर मैंने काम उल्टा कर दिया। मैं इसको इसके अपोजिट वर्जन में चाहता था, तो उसके लिए मैं यहाँ पर माइनस का लगा देता हूँ एंटर। मैं कुछ इसे ऐसा चाहता था और फिर y की वैल्यू को हम लोग डिक्रीज कर देते हैं। तो मैं इसे -28 के अराउंड ही कुछ ले लेता हूँ, इतना कुछ ले लेता हूँ, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग z की वैल्यू को भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो मैं इसे कुछ इतना रख देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ कुछ ऐसी दिख रही है। तो अब हमारी इमेज कुछ एस्थेटिक बन चुकी है। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पर कुछ एनिमेशन डाल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये वीडियो मास्टर क्लास वाली सीरीज़ की पार्ट है। तो मेरी मास्टर क्लास वाली सीरीज़ की अभी लेटेस्ट वीडियो ये पार्टिकल्स वाली थी। तो मैं इसे ऐसा पॉप अप करके हाईलाइट कर देता हूँ। तो हम लोग इस चीज़ को ऐसा क्रिएट कर देते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक कॉपी बनानी पड़ेगी इस इमेज की। तो कॉपी बनाने से पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मीडिया इन वन की एक कॉपी बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर कॉपी बनाने के लिए मैं यहाँ पर मीडिया इन वन की एक कॉपी बना लेता हूँ, Ctrl+C, और अब इधर आके Ctrl+V। तो वही मास्किंग वाला कॉन्सेप्ट लगा के ही हम लोग यहाँ पर चीज़ों को ऐसा क्रॉप करने वाले। तो मैं यहाँ पर DVE को हटा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल मास्क को एडअप कर देता हूँ। इधर रेक्टेंगल को ऐसे ले आते हैं और इसको इधर ऐसे कनेक्ट कर देंगे। एक मिनट। और तो मैं यहाँ पर मीडिया इन वन को ऐसे इनेबल कर देता हूँ, फिर रेक्टेंगल मास्क को एडअप कर देते हैं ऐसे, और यहाँ पर हम लोग पार्टिकल्स के ऊपर आ जाते हैं। और फिर मैं यहाँ पर विड्थ और हाइट की वैल्यू को कम ज़्यादा कर लेता हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पर अपने पार्टिकल्स वाले एरिया पे चीज़ों को ले आया है और मैं रेक्टेंगल को इससे ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ। तो इस चीज़ का ऐसा कटआउट बन चुका है। और अब मैं इसे सिलेक्ट करके इधर ले आता हूँ और फिर इतनी चीज़ कर लेने के बाद मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल की कॉपी बना लेता हूँ फिर से, Ctrl+C, फिर इधर Ctrl+V,
और एक बैकग्राउंड की भी कॉपी बना लेते हैं, Ctrl+C, फिर इधर Ctrl+V, फिर इसे ऐसा कनेक्ट कर देते हैं और इसे उठा के इधर ले आते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पर एक मल्टी मर्ज को एडअप करने वाले हैं ऐसे। और फिर क्या करते हैं कि हम लोग इधर वाली जितनी चीज़ है इसको इसमें एडअप ऐसे कर लेंगे। मैं इधर एडअप कर लेता हूँ और मीडियन 1 को बाहर निकाल के इधर एडअप कर लेते हैं और डीवी को फिलहाल हटा देते हैं और इस मल्टी मर्ज को हम लोग इधर एडअप ऐसे कर लेंगे और ऐसे। और फिर इधर वाले मीडियन 1 और रेक्टेंगल को, जो कि हमारी मास्क वाली चीज़ है, इसको हम लोग इधर ऐसे जोड़ लेते हैं अलग से। और हम लोग यहाँ पर डीवी की एक कॉपी और बना लेंगे, Ctrl+C, Ctrl+V, और एक डीवी को हम लोग इधर एडअप कर देंगे और एक को हम लोग इधर एडअप कर देंगे ऐसे। तो सारी चीज़ें यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है लगभग। और मीडिया आउट 1 को हम लोग इधर खोल लेते हैं ऐसे। तो ये चीज़ अब कुछ ऐसी दिख रही है। और इन सारी चीज़ों को कर लेने के बाद हम लोग यहाँ पर पॉप आउट एनिमेशन बनाना शुरू कर देते हैं। तो चीज़ों को हम लोग ऐसा बाहर निकाल के दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर दो चीज़ कर सकते हैं। एक क्या है कि हम लोग अपनी मास्क को ऐसा बाहर निकाल सकते हैं, नहीं तो हमारी जो पीछे की जितनी चीज़ है इसी चीज़ को हम लोग ऐसा पीछे खींच देंगे, तो ऐसे समझ में आ जाएगा कि मतलब ये चीज़ ऐसा बाहर निकल रही है। तो मैं अपना ये लास्ट वाला एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस बड़े स्क्रीनशॉट के डीवी पे आ जाता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसकी Z एक्सिस पे वर्क करूँगा। तो Z पाइवट की वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूँ ऐसे। तो ये चीज़ ऐसा बाहर निकलते हुए दिखेगी। तो इतना भी इसे इंक्रीज नहीं करना था, तो इसे थोड़ा सा बस इंक्रीज करना है। तो मैं यहाँ पर Z पाइवट पे आकर इसकी वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा। कुछ इतना रहने देते हैं या फिर थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं। ओके। और यहाँ पर मैं इसकी ब्लैक कलर की जो यहाँ पे आउटलाइन दिख रही है इसको भी मैं थोड़ा सा ऐसा क्रॉप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर डीवी को हटा देते हैं जरा सा ऐसे। और यहाँ पर मैं सिर्फ इस चीज़ को ऐसा इनेबल करूँगा और फिर रेक्टेंगल पे आ जाते हैं। और फिर रेक्टेंगल पे आकर मैं इसकी विड्थ और हाइट की वैल्यू को थोड़ा सा ऐसा डिक्रीज करूँगा। थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कटआउट बना लिया और अब हम लोग इसे छोटा कर लेते हैं, Ctrl+F। और यहाँ पर अब हम लोग डीवी को फिर से एडअप कर देते हैं और मीडिया आउट को इधर इनेबल कर देते हैं ऐसे। और एक बार देख लेते हैं ये चीज़ कैसी दिख रही है। तो ये चीज़ हमें कुछ ऐसी दिखेगी, ऐसी यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग फ्यूजन पेज पे आ जाते हैं वापस। और हम लोग अपनी मास्क आउट की गई चीज़ को और अच्छा दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर ग्लो ऐड कर सकते हैं। तो मैं मीडिया इन 1 के बाद यहाँ पर ग्लो एडअप कर देता हूँ, GLOW, और इसे हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर ग्लो को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ पहले। इससे हम लोग 0.5 के समथिंग ले लेंगे कुछ। ओके, इतना ठीक है। और फिर यहाँ पर मैं शैडो को भी ऐड कर देता हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पर ड्रॉप शैडो को ऐडअप करने वाला हूँ। तो ग्लो के बाद यहाँ पर लिख देते हैं DROP ड्रॉप। एक मिनट, ड्रॉप शैडो यहाँ पर आ चुका है, इसे ऐड कर देते हैं। और फिर यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे शैडो स्ट्रेंथ को एकदम इंक्रीज कर देते हैं। और फिर ड्रॉप एंगल को 31 पॉइंट कुछ ऐसा ले लेंगे। और ड्रॉप डिस्टेंस को हम लोग 0.5 की जगह 8 लिख देते हैं। 8 एंटर। और ब्लर को इतना ले लेते हैं। और यहाँ पर चीज़ों को ऐसा हाईलाइट करने वाला काम हो चुका है कंप्लीट। और अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग अपने इस बैकग्राउंड वाली चीज़ को एनिमेट करना शुरू कर देते हैं। तो पहले यहाँ पर मैं चीज़ों को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग एक और मल्टी मर्ज को एडअप कर लेंगे। तो उसको ऐड करने का पर्पस ये है कि ऐसे हम लोग अपने बैकग्राउंड को थोड़ा सा सेपरेट करेंगे। तो इसे ऊपर ले जाते हैं, इतनी चीज़ों को पकड़ के नीचे कर देंगे। और फिर मल्टी मर्ज को ऐसा डिस्कनेक्ट कर देते हैं और फिर मल्टी मर्ज को इधर से हटा देंगे। और यहाँ पर हम लोग एक और मल्टी मर्ज को एडअप कर देंगे। तो यहाँ पर उसे उठा के इधर ले आते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग बैकग्राउंड वाली चीज़ को इधर कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को इधर ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं और इधर मल्टी मर्ज वाली चीज़ों को इधर ऐसे कनेक्ट कर लेते हैं और फिर इसे नीचे ले आते हैं। और फिर यहाँ पर हम लोग एक ट्रांसफॉर्म को एडअप कर लेते हैं, ऐड, और फिर इसे नीचे ले आएंगे। और फिर इतनी सारी चीज़ों को कर लेने के बाद अब हम लोग अपने एनिमेशन वाले काम को शुरू करते हैं। और अब हम लोग इसे ऊपर कर लेते हैं।
तो यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन आ रही है। 1 मिनट, मैंने यहाँ पर इनपुट्स को गलत वे में जोड़ा है, तो ये वाली चीज़ इधर कनेक्टेड रहेगी ऐसे, और ये वाली चीज़ इधर ऐसे कनेक्टेड रहेगी। और अब ये चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं, और मैं इसे Ctrl+F प्रेस कर देता हूँ। और अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने 20 फ्रेम पर आ जाते हैं, 30 25 ऐसे कुछ फ्रेम पे, तो मैं 20 पे ही आ जाता हूँ। ओके, और अब हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म वाले एरिया पे आ जाते हैं। मैं सेंटर एक्स की वैल्यू को एनिमेट करने वाला हूँ यहाँ पर। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग अपने स्क्रीनशॉट को अपने इस एरिया के बाहर ले जाते हैं, तो मैं इसे इधर ले जाता हूँ। ओके, तो अब ठीक है। और फिर 50 फ्रेम पर आकर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने मास्क वाले DVE पे आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग सेट पाइवट की वैल्यू को एनिमेट करने वाले हैं, की फ्रेम करने वाले एक्चुअली। और फिर उसके बाद ड्रॉप शैडो पे आ जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग शैडो स्ट्रेंथ को एनिमेट करने वाले हैं। और फिर ग्लो पर आकर हम लोग यहाँ पर ग्लो को एनिमेट करने वाले हैं, सॉरी एनिमेट का मतलब की फ्रेम करने वाले हैं। और फिर अब क्या करते हैं कि हम लोग लाइक 40 फ्रेम पे आ जाते हैं, 40 35 कुछ ऐसा। तो मैं 36 पे मान लेते हैं आ गया हूँ। तो यहाँ पर मैं ग्लो की वैल्यू को एकदम 0 कर देता हूँ। ड्रॉप शैडो पे आकर हम लोग शैडो स्ट्रेंथ की वैल्यू को एकदम 0 कर देते हैं, और DVE पर आकर इस वाले DVE पे आकर हम लोग ने इस सेट पाइवट पे 0.066 ये वैल्यू ली थी। और फिर DVE पर आकर हम लोग यहाँ पर ये वैल्यू डालेंगे जो वैल्यू हम लोग ने इस वाले DVE पे ली थी, मतलब सेट पाइवट की वैल्यू। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इधर आके पेस्ट कर देता हूँ ऐसे। और फिर चलिए इतने काम कर लेने के बाद अब हम लोग अपने ट्रांसफॉर्म पे आ जाते हैं, और हम लोग ने यहाँ पर चीज़ों को गायब किया था, और यहाँ पर आकर इसे ऐसा ऊपर ले आते हैं वापस। और फिर ट्रांसफॉर्म पे आकर यहाँ पर हम लोग ने चीज़ों को गायब किया था, तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो मैं 25 पे आ जाता हूँ, मान लेते हैं 5 एंटर। और यहाँ पर हम लोग चीज़ों को वापस से यहाँ पर ले आते हैं, और अब वो सारी चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये जब मैं इसे प्ले करूँगा तो ये चीज़ लैग करेगी, तो मैं आपको सीधे यहाँ पर अब फाइनल आउटपुट दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर आप चीज़ों को और थोड़ा सा फाइन ट्यून करने के लिए यहाँ पर आप मोशन ब्लर को एडअप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर एनिमेशन को स्मूथ करने के लिए आप स्प्लाइन पर आ सकते हैं। और मैं इसे फिट टू स्क्रीन कर देता हूँ पहले, और फिर इसे बड़ा करते हैं। यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर देता हूँ ऐसे, फिट टू स्क्रीन, और इंस्पेक्टर को बंद करते हैं। तो मैं यहाँ पर इन सारी चीज़ों को ऐसे सिलेक्ट करके स्मूथ कर देता हूँ, और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर ईज इन और ईज आउट वैल्यूज़ को भी इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो यहाँ पर T प्रेस करते हैं, तो इससे इतना इंक्रीज़ कर देते हैं, और इसे इतना इंक्रीज़ कर देते हैं। मैं यहाँ पर रैंडम वैल्यूज़ ले रहा हूँ। यहाँ पर ईज आउट की वैल्यू को भी ईज इन के लगभग ही कुछ ले लेते हैं, तो इसे भी हम लोग 60 के अराउंड ले लेंगे कुछ। तो इतना ठीक है मेरे हिसाब से। और बाकी यहाँ पर होती है हमारी एनिमेशन कंप्लीट। तो ये है हमारा नोट सेटअप, और मैं आपको इसे रेंडर करके इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी आखिरी एनिमेशन हो चुकी है कंप्लीट, और अब मैं आपको इसे एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो हमारी एनिमेशन कुछ ऐसी लगेगी, और यहाँ पर मैं आपको कुछ और एडिशनल चीज़ें बताने वाला हूँ। तो मैं डाविंची रिजॉल्व में आ जाता हूँ पहले। तो यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा, तो फ्यूजन पेज में जब आप ये स्क्रीनशॉट वाला काम और एनिमेशन वाला काम, सारा काम मतलब एक ही जगह ऐसा करेंगे, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि मैंने वही चीज़ एक बार ऐसे करके देखी थी स्टार्टिंग में। एक्चुअली यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई थी कि सारी चीज़ें एक जगह पे ऐसा मिल के हौच पौच हो जा रही थी, और यहाँ पर एनिमेशन तक ढंग से आ नहीं पा रही थी। तो कहने का ये मतलब है कि आप अपने काम को ऐसा ब्रेक करके करिए कि ऐसा स्क्रीनशॉट वाला काम पहले एक फ्यूजन कॉम्पोजिशन में बना लीजिए, और एनिमेशन वाला काम अगले कॉम्पोजिशन में बना लीजिए। और सारी चीज़ें अगर आप एक जगह करेंगे, तो इनकेस आपको कहीं एरर मिस्टेक कुछ ऐसा दिख भी जाती, तो फिक्स करने के लिए बहुत ऐसा टाइम लग जाएगा चीज़ को समझने में। तो बस यहाँ पर एक मुझे ये आपको सजेशन देना था। और यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पर मैं अपने फ्यूजन क्लिप पे आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं अपने ट्रांसफॉर्म वाले एरिया पे आ जाता हूँ। यहाँ पर आपको आखिरी में ट्रांसफॉर्म को कुछ ऐसे यहाँ पर मल्टीमर से जोड़ना है, और बैकग्राउंड को इसकी येलो चैनल आउटपुट से ऐसा जोड़ना है। तो इस चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। मैंने ये वाली चीज़ ट्यूटोरियल वाले पार्ट में शायद सही से नहीं बताई थी, तो आप इसका यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और ये हमारा पूरा नोटरी ओके, अब ये चीज़ दिख रही है। और बाकी ट्रांसफॉर्म वाले एरिया में की फ्रेमिंग कब क्या लगानी है, मैं आपको ये फिर से बता देता हूँ।
ये मैंने आपको ट्यूटोरियल वाले पार्ट में सही से नहीं बताया था। तो आपको ऐसा स्टार्टिंग में आकर इस चीज़ को एकदम ऐसा नीचे गायब कर देना है। फिर उसके बाद आपको थोड़ा-सा आगे आकर, जैसे कि मैं यहाँ पर 30 फ्रेम पे आके इस चीज़ को ऐसा ऊपर ले आता हूँ। तो आप ऐसे यहाँ पर की फ्रेमिंग लगा लीजिएगा कि मतलब स्टार्टिंग पे एकदम इसको गायब कर देंगे, 30 फ्रेम पर आकर इसको एकदम ऊपर कर देंगे। और नहीं तो आप एनिमेशन देर से चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपने ग्लो, ड्रॉप शैडो और डीवी की फ्रेमिंग को थोड़ा-सा ऐसा लेट में लगा सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर इन दोनों की फ्रेमिंग को यहाँ 36 पे लगाया था, तो इसीलिए मुझे जानबूझ के एनिमेशन 30 पे ऐसे करनी पड़ी थी, मतलब वही ऊपर आने वाली एनिमेशन। तो इस चीज़ का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और बाकी यहाँ पर होता है हमारा ये आखिरी एग्जाम्पल कंप्लीट। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हम सभी ने जाना कि कैसे हम लोग अपनी स्क्रीन को एनिमेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको टोटल 4 तरीके बताए स्क्रीन को एनिमेट करने के, और इनमें से 2 तरीके अलग सिनेरियोस पे वर्क करने के लिए थे और रिमेनिंग 2 अलग सिनेरियोस के लिए थे। तो ऐसे ही आपके सिनेरियो में क्या चीज़ फिट बैठती है आप उसका यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप इन चारों में से थोड़ा थोड़ा सीख के कुछ नया एग्जाम्पल बना सकते हैं अपने सिनेरियो के लिए। और बाकी यहाँ पर दिखाए गए एनिमेशन का आपको यूज कैसे लेना है वो तो आपको पता ही होगा। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हम सभी ने जाना है स्क्रीन एनिमेशन के बारे में, और मेरी अगली वीडियो होने वाली है रेटिंग एनिमेशन के बारे में। तो टॉपिक का नाम सुन के ही आप समझ सकते हैं कि ये रेटिंग एनिमेशन कहाँ पर आपके लिए यूज होने वाली है। तो ये चीज आपको केस स्टडीज वाली वीडियो में यूज पड़ेगी, जैसी वीडियोस आप ध्रुव राठी या फिर नीतीश राजपूत ऐसे लोग की वीडियोस में जो रेटिंग एनिमेशन देखते हैं, वैसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मैं उस चीज़ को वहाँ पर कवर करूँगा। और वो वीडियो भी मास्टर क्लास वाली सीरीज की पार्ट रहेगी, और बाकी वो वाली वीडियो मैं अगले महीने के अंदर अपलोड करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होने वाला हूँ, क्योंकि अगले महीने मेरे एग्जाम्स हैं। तो जैसे ही मेरे एग्जाम्स खत्म होंगे तो मैं यहाँ पर फिर से एक्टिव हो जाऊँगा। और बाकी चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ सभी को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आप सभी को आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।